Hello everyone and welcome back to my YouTube channel Back to Study. This is my 4th GK class. All questions in this series I have taken from KPSC Group A, Group B and Group C exams. These questions are very important for upcoming exams because questions always get repeated. So, to crack any exam you must solve previous 10 years question papers. So let's start it. Our first question is the largest silk producing state of India is. कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूस करता है? आंसर इज कर्नाटका. इस टॉपिक पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. प्लीज़ चेक दैट ऑल्सो. नेक्स्ट क्वेश्चन. आपको इस क्वेश्चन में मैच करना है स्टेट को उन लेक से, मतलब जो भी स्टेट में लेक होती है उससे मैच करना होगा. तो देखिए, जम्मू एंड कश्मीर है, उड़ीसा है, गुजरात है, केरला है. तो जम्मू एंड कश्मीर की फेमस लेक का नाम है वुलर लेक, ये वाली. और गुजरात सेकंड देखिए, उड़ीसा की फेमस लेक है चिलिका लेक, दिस इज़ 2. गुजरात की फेमस लेक है नाल लेक, दिस इज़ 3. एंड केरला की फेमस लेक है अष्टामुंडी लेक. तो चलिए ऑप्शंस देखते हैं. जम्मू कश्मीर A4. अब ऑप्शन में A4 कहाँ पे है? यहाँ पर है. और कहीं पर है? नहीं है. तो यही करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इज. पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया बुक के ऑथर का नेम आपको बताना है. इसका आंसर है दादा भाई नौरोजी. और इन्होंने एक फेमस थ्योरी भी दी थी, थ्योरी ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ. मतलब इंडिया का सारा पैसा ब्रिटिश अपने साथ लेके चले जाते थे, यहाँ से कमाई करके लेके जाते थे. तो ये कॉन्सेप्ट पहली बार दादा भाई नौरोजी ने दिया था. और ये क्वेश्चन एग्जाम में एटलीस्ट 10 टाइम्स तो रिपीट हुआ है. तो याद रखिए, बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, थ्योरी का नाम है ड्रेन ऑफ वेल्थ, और दादा भाई नौरोजी को हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. कर्नाटका वॉज फॉर्म्ड इन 1956 ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट ऑफ. किन की रिपोर्ट के बेस पे कर्नाटका को 1956 में बनाया गया था? हमारा कर्नाटका बना था 1 नवंबर को 1956 में लिंग्विस्टिक बेस पर, यानी कि कन्नड़ा स्पीकिंग लोगों के बेस में. तो इसका आंसर है इसका आंसर है फजल अली कमीशन. प्लीज ट्राई टू रिमेंबर दिस. नेक्स्ट. वी हैव borrowed द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. जब B.R. अम्बेडकर जी ने हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, तब पूरी दुनिया भर में जहाँ भी अच्छे फीचर्स हुआ करते थे उन कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया था. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का फीचर हमने बोरो किया था आयरलैंड से. चलिए दूसरे ऑप्शन भी देखते हैं. तो हमने इंग्लैंड से कौन से फीचर्स उठाए हैं? इसका सही जवाब है पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट. जैसे कि हमारे पास लोकसभा है, राज्यसभा है, स्पीकर है. तो ये सारे फीचर्स हमने इंग्लैंड से उठाए हैं. और हमने जापान से कौन से फीचर लिए हैं ये भी हमें पता होना चाहिए. जापान से हमने लिया है लॉ ऑन विच द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस, यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो वर्क करती है उसके जजेस का अपॉइंटमेंट है, ये सारा हमने जापान से लिया है. नेक्स्ट ऑप्शन है फ्रांस. फ्रांस से हमने हमारे प्रियम्बल के रूल्स लिए हैं जो कि हैं लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A body temperature of 98 डिग्री फ़ारेनहाइट एक्सप्रेस इन डिग्री सेल्सियस. तो इसका करेक्ट आंसर होगा 36.6 डिग्री सेल्सियस. ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हीराकुड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर. हीराकुड डैम एक बहुत ही बड़ा डैम है. ये किस रिवर पर बनाया गया है? इसका करेक्ट आंसर है महानदी रिवर. अच्छा, ये महानदी रिवर जो है ये किस स्टेट में आती है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. देखिए, महानदी रिवर आती है
उड़ीसा में। उड़ीसा के किस रीजन में? डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आपको समटाइम आता है, तो आंसर है संबलपुर रीजन ऑफ उड़ीसा। और ये जो डैम है हमने बनाया था 1957 में, और इसकी लेंथ है 27 किलोमीटर, और ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम है जो कि इंडिया में है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following amendments reduce the voting age from 21 to 18 years? यानी कि पहले हमारी वोटिंग एज जो आप वोट देते हैं इसकी एज हुआ करती थी 21 ईयर्स, अब ये 18 हो गई है। तो ये किस अमेंडमेंट के थ्रू हुआ है? आंसर इज 61st अमेंडमेंट। और इस अमेंडमेंट का एक और नेम है कॉन्स्टिट्यूशनल नेम, जो कि द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1988। और ये अमेंडमेंट का जो बिल है लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था, और इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इनका भी नेम आपको पता होना चाहिए, बी शंकरानंद। बी शंकरानंद। अच्छा, ये बिल कब पास हुआ था? 1988 में। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज। हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे लोवेस्ट यानी कि फर्स्ट लेयर कौन सी है? करेक्ट आंसर इज ट्रोपोस्फियर। देखिए, एटमॉस्फेयर और उसके लेयर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो टीईटी हो, सीईटी हो, बैंकिंग एग्जाम हो, केपीएससी का हो, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। लेट्स सी इन डिटेल्स नाउ। ये हमारे लेयर्स हैं। देखिए, ये हमारी अर्थ है, ये अर्थ का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ये हमारा इक्वेटर है। जैसे हमारी अर्थ फिनिश होती है, यहाँ से हमारा एटमॉस्फेयर शुरू होता है। पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर, दूसरी लेयर है स्ट्रैटोस्फियर, तीसरी लेयर है मीजोस्फियर, चौथी लेयर है थर्मोस्फियर, और लास्ट लेयर है एक्सोस्फियर। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि ये लेयर्स को आपको सीक्वेंस में लिखना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। इन लेयर्स को भी एक बार देख लेते हैं। जो हमारी ट्रोपोस्फियर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में, मतलब अर्थ के बाद शुरू होती है 0 से 10 किलोमीटर तक, और यहाँ पर सारी वेदर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि क्लाउड्स का बनना, रेन का आना, वेदर चेंजेस, ये सभी यहीं पर होता है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ट्रोपोस्फियर में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, स्नो भी यहीं पे बनती है, और यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पर टेम्परेचर नॉर्मल होता है। ओके, उसके बाद हमारी सेकेंड लेयर कौन सी है? स्ट्रैटोस्फियर। ये हमारी 50 किलोमीटर लेयर तक जाती है, 50 किलोमीटर तक, और ये लेयर बहुत ही फ़ायदेमंद है और यूज़फुल है फ्लाइंग जेट्स के लिए, यानी कि जितने भी प्लेन वगैरह फ्लाई करते हैं ना, यही लेयर में फ्लाई करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमारी थर्ड लेयर है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर जो है बहुत ही कोल्डेस्ट लेयर है, और ये शुरू होती है 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर लेंथ तक, और यहाँ पर मीटियोराइट्स बर्न होते हैं। मीटियोराइट्स यानी कि तारे वगैरह बर्न होते हैं। ठीक है, और हमारी फोर्थ लेयर है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर जो है बहुत हाई टेम्परेचर वाली लेयर होती है, और ये लेयर को हम और एक नेम देते हैं आइनोस्फियर। अच्छा, ये आइनोस क्या होते हैं? आइनोस जो है इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स हैं, और आइनोस जो है रिफ्लेक्ट करते हैं रेडियो वेव्स टू द अर्थ, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। जो भी आप सैटेलाइट स्पेस में भेजते हैं वो इसी लेयर में रहती है, और आप जो आज मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जो भी सिग्नल आपको मिल रहे हैं, वो इसी लेयर की वजह से मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट लास्ट लेयर है एक्सोस्फियर। ये 1000 किलोमीटर तक ऊंची लेयर है, और इसका टेम्परेचर भी 1050 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। आई होप यू ऑल आर क्लियर। अच्छा, लेयर कहाँ पर होती है ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन वाज रिकमेंडेड बाय। जो पंचायती राज सिस्टम है वो किसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है बलवंत राय मेहता कमेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये पंचायती राज सिस्टम को पावर्स कौन से आर्टिकल से मिलते हैं? आर्टिकल 243 क्लॉज ए। ठीक है, और एक अमेंडमेंट भी बना था, अमेंडमेंट नेम है 73rd अमेंडमेंट। पंचायती राज सिस्टम के रिलेटेड एक अमेंडमेंट है, वो है 73rd अमेंडमेंट। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आंसर प्लानिंग का पंचायती राज सिस्टम, आंसर इज बलवंत राय मेहता कमेटी। प्लीज़ फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कीजिए और सारे क्वेश्चंस को जल्द से जल्द रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।